नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत रांची से इस वक्त बड़ी खबर के साथ। लालू प्रसाद के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई है। झारखंड हाईकोर्ट में ये जनहित याचिका दाखिल की गई है। जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका झारखंड हाईकोर्ट में आज दाखिल हुई है। अधिवक्ता राजीव कुमार ने इसे लेकर जानकारी दी और सहयोगी भुवन किशोर झा हमारे साथ रांची से ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भुवन, एक बड़ी परेशानी का सबब इस पीआईएल के साथ लालू प्रसाद के लिए खड़ी होती हुई। बिल्कुल विवाद, जिस तरह से लालू प्रसाद ने फोन पे बात की विधायकों से और इस मामले में कहीं ना कहीं जेल मैनुअल का उल्लंघन होता हुआ दिख रहा है, तो उसके बाद राजीव कुमार अधिवक्ता की ओर से एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। हालांकि इस मामले में प्रार्थी जो अनुरंजन अशोक हैं और उन्होंने हाईकोर्ट से ये अपील की है कि जेल मैनुअल का उल्लंघन होने के कारण से कहीं ना कहीं जो लालू प्रसाद की मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई दिख रही हैं और इस मामले में ये अपील की गई है हाईकोर्ट से कि एनआईए से पूरी जांच कराई जाए मामले की और झारखंड सरकार, जेल प्रबंधन और डीजीपी को इस मामले में पार्टी बनाया गया है। और हाईकोर्ट से यह भी अपील की गई है कि किस तरह से लालू प्रसाद सजायाफ्ता होते हुए भी जेल से कहीं ना कहीं जो रिम्स में जो इलाजत हैं और सजायाफ्ता हैं चारा घोटाला मामले में, तो कैसे वो फोन से बात कर पा रहे हैं और इस मामले की पूरी जांच कराई जाए। तो कहीं ना कहीं किन परिस्थितियों में और कब तक रिम्स के अधीक्षक के बंगले में लालू प्रसाद का रहना, वहां से फोन पर बड़ी सहजता से लोगों से बातचीत करना, उन तक फोन की उपलब्धता होना, कई ऐसे मसले हैं जिसे लेकर के जेल मैनुअल की सीधे तौर पर उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। जरूर, ये लगातार लालू प्रसाद पर ये आरोप लगता रहा है। इससे पहले भी आप देखेंगे कि कई बार ये आरोप लगे हैं, लालू प्रसाद सुर्खी में रहे हैं और कहीं ना कहीं जेल मैनुअल का उल्लंघन होता हुआ दिखा है। वहां पर हाल में जो ये चीजें सामने आई हैं, तो उसके बाद जेल मैनुअल का उल्लंघन होता हुआ जरूर दिख रहा है। और इस मामले में जेल मुख्यालय के द्वारा जो जेल आईजी हैं, उन्होंने जिला प्रशासन को पूरे मामले की जांच करने के आदेश भी दिए हैं। तो अब देखना होगा कि ये जो जनहित याचिका जो दाखिल की गई है, तो उसके बाद हाईकोर्ट क्या कदम उठाता है। बिल्कुल भुवन, इस जनहित याचिका, इस पीआईएल के तौर पर अगर हम जानने की कोशिश करें कि लालू प्रसाद के लिए आने वाले वक्त में किस तरह की परेशानियां सामने आ सकती हैं, क्या आपकी इसे लेकर अधिवक्ताओं से कोई बातचीत हुई है? देखिए, जो पीआईएल दाखिल की गई है उसमें साफ तौर पर हाईकोर्ट से ये अपील की गई है कि जिस तरह से उल्लंघन किया गया है जेल मैनुअल का और लालू प्रसाद सजायाफ्ता होते हुए खुलेआम फोन पे बात करते हैं और विधायक को मैनेज करने की कोशिश करते हैं बिहार के, और इस मामले में पूरे एविडेंस के साथ हाईकोर्ट के समक्ष में साक्ष्य उपस्थित की गई है और पूरी रिपोर्ट दी गई है हाईकोर्ट को कि आप इस मामले में संज्ञान लें और इस पर आगे की कार्रवाई करें और डायरेक्शन दें। आपको ज्ञात होगा कि इससे पहले जो सुनवाई हो रही थी लालू प्रसाद के बेल पे, तो हाईकोर्ट भी गंभीर था और जेल प्रशासन से और रिम्स प्रबंधन से ये रिपोर्ट मांगी गई थी कि लालू प्रसाद से कितने लोग अभी तक मिले हैं हर सैटरडे को, उसकी पूरी लिस्ट दिया जाए। लेकिन सुनवाई के दौरान कहीं ना कहीं जो रिम्स प्रशासन है उसने उपलब्ध नहीं करा पाई थी, तो उस पर हाईकोर्ट काफी गंभीर हुआ था। अब कल इस मामले में जो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई भी होनी है, तो एक बार फिर हाईकोर्ट जरूर ये जानना चाहेगा कि लालू प्रसाद के ऊपर में जो आरोप लगे हैं पहले भी जो जनहित याचिका दाखिल, और बिल्कुल कल की इस होने वाली सुनवाई जो कि लालू प्रसाद के लिए बेहद अहम है और इंतजार भी किया जा रहा है कि सुनवाई के साथ क्या उन्हें राहत मिलती है, बाहर आ पाएंगे क्या। वैसे में इस पूरे पीआईएल को लेकर के क्या उनके सामने परेशानियां खड़ी होती हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए भुवन किशोर झा बहुत बहुत शुक्रिया। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल फागू चौहान ने सरकार के कार्यों की सराहना की और कहा कि राज्य की जनता ने विकास के नाम पर अपना जनादेश दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि
हमारी सरकार समावेशी विकास के पथ पर चलते हुए विकसित बिहार बनाने की ओर अग्रसर होगी। विकास के प्रति राज्य के सभी वर्गों में, खासकर युवाओं, महिलाओं एवं वंचित वर्गों में व्यापक जागरूकता दृष्टिगोचर होती है। इस जागरूकता को रचनात्मक आयाम देते हुए सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों द्वारा सभी का सहयोग अपेक्षित है। कोरोना वायरस संक्रमण से फैली महामारी पूरे विश्व के सम्मुख एक चुनौती बनी हुई है। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाए गए हैं। तो राज्यपाल के अभिभाषण की बड़ी बातों को भी जान लेते हैं। विकास के प्रगति सभी वर्गों में जागरूकता। तो देखिए, विकास के प्रति सभी वर्गों में जागरूकता लाई गई है सरकार की तरफ से। इसे लेकर सरकार दृढ़ संकल्पित है। कोरोना के दौरान हर संभव मदद लोगों तक पहुंचाई गई। राशन कार्ड नहीं होने पर भी जरूरतमंद लोगों को राशन दिया गया। राज्य सरकार को केंद्र सरकार की सहायता हासिल हुई। बिहार में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा जांच की गई है। बगैर किसी भेदभाव के सभी को मदद पहुंचाई गई। राज्य में सामाजिक सौहार्द का वातावरण रहा। राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति है। गरीबों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई गई। दलित महिलाओं के उत्थान के लिए भी तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से रखी गई हैं। समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए सरकार की तरफ से लगातार काम किया जा रहा है। लड़कियों को शिक्षित बनाने की दिशा में कई काम किए गए। शिक्षा पर सरकार का विशेष फोकस है। बेहतर शिक्षा के लिए आधुनिक स्कूल बनाए जा रहे हैं। हर घर तक नल का जल, नली गली योजना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हुई नजर आई। 7 निश्चय के तहत लगातार काम जारी है। रोजगार से युवाओं को फायदा होगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार दृढ़ संकल्पित है। तो राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण के दौरान सरकार के कार्यों की सराहना की जा रही थी। कहा गया कि राज्य की जनता ने विकास के नाम पर अपना जनादेश दिया है। इसी बात का जिक्र करते हुए राज्यपाल भी नजर आए। राज्य की जनता ने विकास के एजेंडे को स्वीकार करते हुए सरकार का स्वरूप तय कर दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार समावेशी विकास के पथ पर चलते हुए विकसित बिहार बनाने की ओर अग्रसर होगी। विकास के प्रति राज्य के सभी वर्गों में, खासकर युवाओं, महिलाओं एवं वंचित वर्गों में व्यापक जागरूकता दृष्टिगोचर होती है। और अब बात ट्रेड यूनियन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की करें तो इसका असर साफ नजर आ रहा है। 5 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे कोलकाता, हरियाणा, बिहार, केरल और भुवनेश्वर की इन 5 तस्वीरों में देखिए ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल के असर का इस रूप में ये तस्वीरें सामने आई कि सड़कों पर राजद के कार्यकर्ता जो थे वो पहुंच गए, आगजनी की गई, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वहीं कोलकाता में भी सड़कों पर उतरकर ट्रेड यूनियन की तरफ से अपने विरोध को जाहिर किया गया। कई राजनीतिक पार्टियों का भी इन्हें समर्थन हासिल है। रेल और यातायात सेवा पर हड़ताल का व्यापक असर दिख रहा है। ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे हैं और रेल रोकी जा रही है। बिहार में आरजेडी कार्यकर्ताओं की तरफ से खगड़िया और वैशाली में प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन की ये 5 तस्वीरें। ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल का असर वैशाली में भी दिख रहा है। भगवानपुर में ट्रेड यूनियन के समर्थन में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी हाय हाय। तो NH-22 की ये तस्वीरें हैं जहां पर मवेशियों के साथ आरजेडी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हाजीपुर मुजफ्फरपुर हाईवे पर आरजेडी कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था और इस दौरान यहां परिचालन पूरी तरह से ठप हुआ।
सड़क पर ही आरजेडी कार्यकर्ताओं ने दीप जलाए, आक्रोश जाहिर किया गया, विरोध किया गया केंद्र सरकार की नीतियों का और नारेबाजी की गई। एकता जिंदाबाद। श्रम कानून में बदलाव और निजीकरण के खिलाफ ट्रेड यूनियंस के 1 दिवसीय हड़ताल का झारखंड में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ओवरसीज बैंक को छोड़कर तमाम सरकारी और प्राइवेट बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। रांची में हड़ताल की वजह से बैंक ऑफ इंडिया सहित कई बैंकों में ताले लटके हुए हैं और बैंककर्मी ऑफिस के बाहर मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता भुवन किशोर झा ने। कई ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आज सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों में हड़ताल है। हालांकि एसबीआई एवं ओवरसीज बैंकों में हड़ताल नहीं है, लेकिन जो अन्य जो बैंकें हैं, खास करके जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंकें हैं, उसमें हड़ताल है और कुछ निजी क्षेत्रों के बैंक कर्मी भी हड़ताल पर हैं। इस 1 दिवसीय हड़ताल का मुख्य वजह जो सरकार के द्वारा प्राइवेटाइजेशन की ओर जो कदम बढ़ाई गई है, उसके खिलाफ ये बैंक कर्मी हैं और आज 1 दिवसीय सांकेतिक इस हड़ताल के जरिए अपना विरोध प्रकट करने की कोशिश करें। मैम, ये बताइए कि आप लोगों की मांगें क्या हैं और आज क्यों हड़ताल पर आप लोग गए? आप सबों को ज्ञात होगा कि सरकार हर क्षेत्र को प्राइवेटाइज कर रही है, तो इसी को लेकर के सभी यूनियन, भारत के जितने भी यूनियन हैं, सभी यूनियन 7 सूत्री मांगों को लेकर के आज के हड़ताल को लिए हुए हैं। ऑल इंडिया में ये हड़ताल आज चालू है। मांगे एक तो प्राइवेटाइजेशन बंद होनी चाहिए। जो भी बैंक की प्राइवेटाइजेशन के तरफ जो सरकार का मूव है उसको तुरंत रोकें, उसे बंद करें। ये सारी चीज़ें जो है कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की जा रही हैं, क्योंकि जो बोरवर है वो लेंडर नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप जो बोरवर हैं, जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, इनके एनपीएस देखिए, इनके बैड लोन्स देखिए, इनको सरकार जो डिफ़ॉल्टर्स है उनको कुछ भी नहीं कर रही है सरकार। कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाया आज तक सरकार ने, या उनकी लिस्ट भी नहीं जारी करी सरकार ने कि इनको भी कुछ प्रोसिक्यूट किया जाए। इनके जितने भी लॉज हैं उसको कमज़ोर किया जा रहा है इनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए। जाहिर तौर पे लेबर लॉज में बदलाव जो रिसेंटली किए गए हैं, तो उसके खिलाफ ये बैंक कर्मी हैं और इसके वजह से आज पूरे देश भर में बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे और इसके कारण से आम लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात पटना में तापमान गिरने की वजह से ठंड बढ़ चुकी है। ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। लोग ठंड से बचने के लिए सुबह से ही अलाव जला रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी सुबह सुबह काम पर निकलने वाले लोगों की है। लोगों का ये कहना है कि पहले सुबह सुबह काम पर निकल जाते थे, पर अब बिना धूप निकले बाहर निकलना मुश्किल है। पटना में तेजी से तापमान गिरने के कारण ठंड बढ़ गई है और आपको बता दें कि यहाँ ठंड के साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण लोगों की परेशानियां जो हैं वो और बढ़ गई है। और आप देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ पे अलाव जलाना शुरू हो गया है। अभी से लोगों ने अलाव जलाना शुरू कर दिया है और यहाँ सुबह से यहाँ पे आग जला करके और जो लोग हैं वो सेक रहे हैं। तो जिस तेजी के कारण अचानक तापमान जो गिरा है उसे ठंडक काफ़ी बढ़ा दी है। और यहाँ पे पटना की अगर बात करें तो बढ़ते हुए ठंड ने लोगों के धीरे धीरे करके परेशानियां बढ़ाने शुरू कर दी है। और अभी दिसंबर नहीं आया है, लेकिन इस बार ठंड जो है वो पहले से ही काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू किया है। और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि अभी से ठंड आ गई है, कितनी परेशानी हो रही है? हाँ, सुबह में से तो हम सब काम करने निकलते हैं तो बहुत ठंड लगता है। हाँ, काम कर नहीं सकते हैं। जब धूप उगता है तभी हम सब काम कर सकते हैं। अच्छा, तो धूप निकलने के बाद ही काम पे जा रहे हैं? हाँ हाँ। अभी मजदूरी करते हैं? हाँ। तो सुबह सुबह आग तापते हैं उसके बाद निकलते हैं? हाँ हाँ। आप काम करते हैं? जी हाँ, मजदूरी करते हैं। तो कितना ठंड धीरे धीरे बढ़ा है? हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ गया है ठंडा, ज्यादा बहुत बढ़ गया जी, बहुत ज्यादा बढ़ गया है ठंडा। इसी चलते जो है ठंड को आग तापते हैं और बाद जो है काम में जाते हैं। सावधानी बरतना जरूरी है? जी जी जी, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसको सावधान रहना बहुत जरूरी है जी। तो देखिए
देखिए यहाँ पे सुबह में काम करने वाले लोग हैं या मजदूर हैं जो सुबह सुबह निकलते हैं, उनकी भी परेशानियां बढ़ी हैं। और ऐसे मौसम में जब मौसम करवट ले रहा हो तो सावधान रहना भी जरूरी है। लोगों के जो कपड़े हैं वो पूरे पहने और ज्यादा से ज्यादा गर्म रहे ताकि बदलते मौसम में अपने को ठीक रख सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो बिहार में ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। नवंबर में ही गया का तापमान जो है वो रिकॉर्ड 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यहां ठंड से बचाव के लिए आम लोगों के साथ ही भगवान को भी स्वेटर और कंबल उड़ाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। गया की ये तस्वीर है। शहर के गोरिया मठ में स्थापित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा और राधा कृष्ण की मूर्ति को ऊनी कपड़े पहनाए गए हैं। मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया ने। गया का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है और इस न्यूनतम तापमान जो है नवंबर माह में अभी तक का कई सालों का रिकॉर्ड है। कम तापमान होने की वजह से लोगों पर ठंड का असर हो रहा है। वहीं इस ठंड से भगवान को भी बचाने की कोशिश हो रही है। इस समय आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग गौरिया मठ में हैं, जहां अलग अलग भगवान की तस्वीर लगी हुई है और इस तस्वीर जो भी यहाँ मूर्ति लगाई गई है उसको ऊनी कपड़ों से ढका गया है, चाहे चादर हो, टोपी हो या अन्य जो कपड़े हैं। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइए, ठंड में कैसे बचाव करते हैं भगवान? ये जो हमारे गौड़िया मठ में ये जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया और राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का सेवा पूजा चलता है, विग्रह है मंदिर में। तो ये मंदिर में जब से हो प्रतिष्ठा हुआ तो उसी समय से ऐसा ही सेवा पूजा चले आ रहा है कि जब सर्दी का समय होता है तो हम लोग का जैसे ठंडी महसूस होता है, ऐसा ही भगवान का भी ठंडी महसूस होता है। इस भाव से हम लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान को शाल, कंबल, स्वेटर, टोपी, जराप ये सब पहनाता है। गर्म चीज़ भोग लगाया जाएगा सर्दी के समय। क्या क्या भोग क्या लगाया जाएगा? जैसा रोटी, सब्जी, तिलकुट, गर्म दूध, गर्म पानी से अभिषेक किया जाता है। जो गर्म चीज़ है वही गर्म वाला चीज़ भोग लगाया जाता है, पकौड़ा, सिंगाड़ा ये सब वगैरह। और ये मंदिर का परंपरा उसी समय से चला रहा है। 1936 में गयाधाम में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने ये मंदिर प्रतिष्ठा किए थे। जी जी। तो ये यहाँ के पुजारी हैं, उन्होंने बताया है कि जब ठंड का समय आता है तो भगवान की जो मूर्ति है उस पर ऊनी कपड़े तो पहनाए जाते हैं, इसके साथ ही जो भोग लगाया जाता है वो भी गर्म सामग्री का उपयोग किया जाता है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। बड़ी बीमारी देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम करते हैं रोज कोशिश अपने बिहार को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना बिहार। रोज बढ़ रहा है आगे, रोज गढ़ रहा है इतिहास, साथ ही आज लड़ रहा है कोरोना से। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर, जोहार झारखंड में। नमस्कार। बिहार चुनाव पर खास शो। जनता भी तरह तरह के सपने देखने लगी है। आपके घर आ रही हैं भाभी जी, तो भाभी जी भी आ गई हैं मैदान में। देखिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। भाभी जी उतरी हैं जनता की बात नेता तक पहुंचाने के लिए और नेता की बात जनता तक पहुंचाने के लिए। भाभी जी मैदान में हैं। रोजाना शाम 6:26 पर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर।
बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बिहार की एक राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। इस सीट पर 14 दिसंबर को चुनाव होंगे। रामविलास पासवान के निधन की वजह से ये सीट खाली हुई है। पासवान जुलाई 2019 में राज्यसभा के सदस्य बने थे। चुनाव आयोग का यह कहना है कि राज्यसभा के इस उपचुनाव में कोरोना संक्रमण के लिए जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। चुनाव के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति होगी जो मतदान और पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करवाएंगे। और आइए बताते हैं कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन से लेकर मतगणना तक कौन से तारीख तय किए गए हैं। तो 26 नवंबर यानी आज का दिन नोटिफिकेशन इसे लेकर जारी किया गया। 3 दिसंबर तक आप नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 3 दिसंबर तक नामांकन दाखिल करने की जो तिथि है वो निर्धारित की गई है। 4 दिसंबर की बात करें तो नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी यानी कि जांच होगी। 7 दिसंबर को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है और 14 दिसंबर को इस सीट पर चुनाव किया जाएगा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे का वक्त जब मतदान हो पाएगा और 14 दिसंबर की ही तारीख जब शाम 5 बजे से मतों की गिनती की शुरुआत हो जाएगी। तो अभी 4 साल बचा हुआ था रामविलास पासवान के कार्यकाल का और इसे लेकर चुनाव हो गई। धीरे धीरे कोरोना फिर पैर पसारने लगा है। झारखंड में कोरोना के 237 नए संक्रमित मरीज अभी मिले हैं। वहीं इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हुई है। झारखंड में कोरोना के 2160 एक्टिव केस हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या की अगर बात की जाए तो 1,08,158 तक ये संख्या पहुंच चुकी है। झारखंड का कोरोना अपडेट दे रहे हैं हमारे रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 958 हो गई है। पिछले 24 घंटे में देवघर, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है। इस दौरान राज्य में कोरोना के 237 नए केस भी मिले हैं और राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1,08,158 हो गई है, जबकि 316 कोरोना पॉजिटिव इस दौरान ठीक हुए हैं। राज्य में अगर एक्टिव केस की बात करें तो 2,160 कोरोना के एक्टिव केस अभी भी हैं, यानी कि कोरोना के वैसे संक्रमित मरीज जिनमें अभी भी कोरोना का वायरस है उनकी संख्या 2,160 है। अगर बात करें तो राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना से मौत होने वाले जिले में कौन सी है तो यह जिला है पूर्वी सिंहभूम, जहां पर 350 मौतें अभी तक कोरोना से हो चुकी है, जबकि राजधानी रांची में 193 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। कैमरामैन केडी के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। यूं तो झारखंड में प्राकृतिक खूबसूरती की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोडरमा जिले के झुमरी तलैया की अब नई पहचान बन रही है। कभी अब्रख की पहचान रखने वाले इस इलाके का प्रमुख आकर्षण अब तिलैया डैम की खूबसूरती बनती जा रही है, जो पर्यटकों के साथ ही फिल्मी कलाकारों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। दूर दूर तक नीले पानी का ये नजारा किसी विदेश का नहीं, ये तो झारखंड के कोडरमा के झुमरी तिलैया का दृश्य है। कभी रेडियो पर गीतों की फरमाइश और अब्रख की चमक के लिए जाना जाने वाला कोडरमा का झुमरी तिलैया शहर अब अपनी नई पहचान बना रहा है। ये तिलैया डैम है जिसकी खूबसूरती पर्यटकों को तो लुभा ही रही है। अब फिल्मी कलाकार भी यहाँ खींचे चले आए हैं और शूटिंग के लोकेशन को तलाशा जा रहा है।
एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है, लोकेशन भी बहुत अच्छा है। हमको बहुत अच्छा लगा, पहली बार हम आए झारखंड में, इतनी अच्छा लोकेशन है। लग रहा है कि नेक्स्ट मूवी हमको यहीं पर करने की आशा है। फिल्मी कलाकारों की ये तारीफ यूं ही नहीं है। तिलैया डैम को इस कदर खूबसूरत बनाया गया है कि इसकी हसीन वादियां सभी को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। तभी तो झारखंड सरकार की फिल्म उद्योग नीति के कारण भी फिल्मकारों को कम बजट में बेहतर लोकेशन मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ कई भोजपुरी और हिंदी फिल्म की शूटिंग होनी है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 कोडरमा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।